The Zero Mile Show is now literally at the heart of Dalit politics of the state of Maharashtra, and not just the state of Maharashtra, of the entire country. Kanhaiya, Parag, and me, we have now reached the Diksha Bhumi in Nagpur. This is where Dr. Ambedkar, when the Indian political ecosystem was witnessing perhaps the biggest churn, this is where he gave the clarion call of a new way of life, the Buddha religion, the Buddhism concept, the idea of how Dalits could actually be encaptured more in mainstream. And look at where we are today. In 2024, we're talking about which party has the most sizable support of the Dalit community. We're talking about whether the Ambedkarite movement here in the state of Maharashtra is completely dead. If it's alive, then who's the biggest legacy holder? पराग ये बताइए मुझको कि हमने जितना भी हम लोग अभी तक जितना भी हमने भ्रमण किया है, हर जगह से ना एक सवाल उठा है कि दलित वोट इस बार शिफ्ट होता सा दिखता है। मैं जब यहाँ पर आया और मैं अभी अंदर में दीक्षा भूमि में गया, तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उन प्रतिज्ञाओं को अगर हम आज की तारीख की महाराष्ट्र की दलित राजनीति से जोड़ के देखें, तो क्या ये कहना सही होगा कि बाबा साहेब का जो एक जो दलित आंदोलन था, जो दलित अभियान था, वो आंदोलन और अभियान क्या पूर्ण रूप से आज की डेट में महाराष्ट्र की इस परिस्थिति में बदल चुका है? जो यहाँ का जो अम्बेडकरी समाज बोलते हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ ही इतने सालों में जाते थे, लेकिन वो यहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं। अम्बेडकरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अलग अलग लोग खड़े हुए हैं। अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, और तो उनमें से एक जो कंसोलिडेशन होना चाहिए वोट का, वो नहीं हो रहा है। तो पिछले बार जो वंचित की जो एक्टिविटी हुई थी, प्रकाश अंबेडकर जी ने की थी, तो उनके जरिए वोट का डिवीजन हो गया था, ऐसे यहाँ के लोगों को लग रहा है। इसलिए अभी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं लोग और सोचते हैं कि इसका डिवीजन ना हो पाए। हमने लोगों से अभी बात भी की, तो लोग सोचते हैं कि अभी अम्बेडकरी समाज ने 100% अम्बेडकरी लोगों को ही वोट देना चाहिए, न कि दूसरे किसी पार्टी को। ऐसा इंप्रेशन अभी दिख लेकिन रहा सवाल यह है कि वो कौन है? क्योंकि कन्हैया, हमने देखा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये बोलते चले आए हैं कि भाई जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही है 2014 में, 19 में, लोकसभा में, विधानसभा में, काफी सब्सटैंशियल वोट बेस बीजेपी का पिछड़े समाज से भी बीजेपी को मिला, ओबीसी और दलित वर्ग दोनों से मिला। आज की तारीख में एक क्यों ये भावना ये बन के आ गई है कि दलित वोट कहीं हिलता सा दिख रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? इस कॉन्वर्सेशन को दो नजरिए से देखना चाहिए। एक तो नेशनल नैरेटिव में जो दलित मूवमेंट है या दलित समाज है, उसके असली वारिस कौन है अलग अलग जगहों पे, जैसा पराग ने कहा, यही इतने फ्रैक्शंस है। नेशनली भी देयर आर डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो बाबा साहब अम्बेडकर की लेगेसी को ओन करने वाले देयर आर मल्टीपल पीपल। जब भाजपा 2014 में गवर्नमेंट में आई, तो एक होप के साथ आई कि दे विल प्रॉब्ली, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो इक्वालिटी वाली, सोशल इक्वालिटी वाली थ्योरी थी, उसको ब्रिज करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, एक बड़ा चंक बनाने के लिए, विच इज ओबीसी, एसटी, एससी एंड दलित का कॉम्बिनेशन बनाया, और इट पेड ऑफ वेल फॉर देम फॉर द लास्ट 10 years। पिछले इलेक्शन के बाद से हम वो देख रहे हैं कि कम से कम महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो थोड़ा सा खिसकता हुआ दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर की अगर हम बात करें, तो यहाँ जो दलित है वो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ दिखा हुआ है। दलित पॉपुलेशन लगभग 12 से 15% है इस पूरे विदर्भा रीजन में, और उसमें बीएसपी एक बड़ा प्लेयर बन के उभरा। पिछली बार जैसा पराग ने कहा कि और फ्रैक्शंस भी आए अंबेडकर मूवमेंट को लेके आगे बढ़ाने के लिए, उनके अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। इट डिडंट रियली वर्क आउट। दो नैरेटिव्स जो जिसके अंडरकरेंट्स हैं, जो चल रहा है, और जिससे ये लगता है कि दलित समाज थोड़ा एक कॉन्शियस है, इंट्रोस्पेक्शन मोड में है कि क्या हमने 10 साल जो बीजेपी के साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ और उनको सपोर्ट किया, शुड बी रीथिंक, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। उसमें अगर 10-12% ये एक तरफ एक मत होके जाते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वो कहाँ जाएंगे। और चुनाव मेरे ख्याल से चुनाव अभी
थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की तुलना, चूंकि हम यहाँ दीक्षा भूमि हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा अगर दो सबसे ज्यादा बड़े प्रदेशों में होती है तो एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि हाउ मायावती, द बीएसपी, हैज एंडेड अप बिकमिंग द बिग लेगेसी होल्डर, द इनहेरिटर ऑफ बाबा साहेब्स लेगेसी। इन महाराष्ट्र, that battle, I think, has not been settled. There is a Congress in some parts, certainly in this part of Vidarbha. There is the Bharatiya Janata Party, which likes to believe that it also has a support of a certain percentage of Dalit population in other states, in other parts of the state. But अगर हम यूपी और महाराष्ट्र की तुलना करें पराग, हमने देखा कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, जब बड़े पैमाने पर संविधान खतरे में है, ये जो चर्चा थी संविधान खतरे में, इसका असर हमें बिल्कुल यूपी में देखने को हमको मिला। शायद महाराष्ट्र में भी इसका थोड़ा बहुत असर था। राहुल गांधी की जो तस्वीर है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके जो घूमते हैं, क्या वो फैक्टर आज की तारीख में भी, अभी फिलहाल, क्या महाराष्ट्र में आप हावी देखते हो उस फैक्टर? संविधान खतरे में या संविधान का जो यहाँ पे जो यहाँ की जो अम्बेडकरी जो समाज है, वो संविधान को जोड़ते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो कमेटी पे थे, तो उन्होंने संविधान लिखा है। इसी धारणा यहाँ के अम्बेडकर समाज में बहुत दृढ़ता से है। तो और वो संविधान का अवमान, यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अवमान, ऐसा सोचते हैं। तो इस जो नैरेटिव चला था कि बीजेपी और महायुति के जो गठबंधन है वो संविधान के खिलाफ है और संविधान तोड़ना चाहते, संविधान को रखना नहीं चाहते, तो ये नैरेटिव से ये जो पूरा वोट था वो शिफ्ट होने का ये डर पैदा हुआ। इसलिए आप नैरेटिव देखेंगे कि पंतप्रधान मोदी जी से लेके यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है वो संविधान के बारे में बोलने लगे। आज की तारीख में यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी अभी बोल रहे हैं कि संविधान। तो ये संविधान का नारा है, यहाँ के अम्बेडकरी समाज से जुड़ा हुआ है। और जो अम्बेडकरी समाज है वो नवबौद्ध, यानी यहाँ पे दीक्षा लेने के बाद उन्होंने एक अलग से अपनी धर्म की संकल्पना ली थी और वो ये इस बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाकी भी जो दलित समाज था, जो नवबौद्ध नहीं है, वो आज जैसे मातंग समाज है और बाकी के जो समाज है जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो आज की तारीख में उनका झुकाव आज भी बीजेपी की तरफ है। एक बात जरूर है और हम सभी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, टू ऑल आवर व्यूअर्स, you know, in Maharashtra, the entire Dalit movement, the number of players coming from the Dalit community has increased. If you look at, again, you look at Bihar, you look at UP, you look at Maharashtra, three big states with substantial chunks of Dalit population. In Punjab, where Kanchiram started off the BSP, that question has been settled. But here in Maharashtra, because of the split, इतने बड़े पैमाने पे जो अलग अलग लोग, जो अलग अलग नेता खड़े हो गए हैं, जो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतता है? क्योंकि जाहिर है कि कोई एक पार्टी ये नहीं कह सकती इस विधानसभा चुनाव में कि दलित वोट, मेजॉरिटी ऑफ दलित वोट हमारे साथ है, ये तो संभव नहीं है। तो इसका ज्यादा खामियाजा किसको जाता है कन्हैया? देखिए, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि उनकी लेगेसी के सही ओनरशिप का डिसीजन अभी सेटल्ड नहीं है। और जब वो सेटल नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो एनमास वोटिंग का जो पैटर्न है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अलग अलग फ्रैक्शंस का अलग एरिया में अलग अलग प्रभाव है। और क्योंकि उनके नेताओं के पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, तो कहीं वो शरद पवार जी की एनसीपी के साथ हैं, कहीं वो बीजेपी के साथ हैं, कहीं टैक्टफुली वो शिवसेना के साथ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विदर्भा में बाई एंड लार्ज बाईपोलर लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। उसमें एक डिसाइसिव चंक 10-12% का जो दलित वोट बैंक है वो पहले भी प्ले करता रहा है, अभी भी प्ले करेगा। इस बार हमारा जो अंडर करेंट जो दिख रहा है उसमें वो, चाहे वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कही, जो लोकसभा में जिसका आपने आउटकम देखा कि यहाँ से एक तरह से कांग्रेस का रिसर्जेंस हो गया एक तरह से, और दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन। कुछ ऐसा हो रहा है क्या, कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि जो हमने लोकसभा में देखा, क्या कमोबेश, क्या हम वही ट्रेंड क्या हम विधानसभा में देख रहे हैं, या पिछले 3-4 महीनों में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में जिससे जो प्री 2024 लोकसभा जो सिचुएशन थी, क्या वो सिचुएशन है? ये कह पाना अभी भूपेन एकदम ठीक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हरियाणा आफ्टर नेशनल इलेक्शन 2024 के बाद जो डिबैकल हुआ एक तरह से विदर्भा में कांग्रेस का, उसके बीजेपी का, उसके बाद जो हरियाणा में हुआ, तो वो पूरी थ्योरी जो है कि भाई दलित
समाज या ओबीसी समाज बीजेपी से छटक रहा है, वो थोड़ा सा देयर हैज बीन अ डेंट इनटू इट। नाउ ये एक्चुअली उसका लिटमस टेस्ट है कि क्या एक्चुअली जो दलित समाज है, इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूँ, यहाँ दलित और ओबीसी मिला के मोर देन 60% है। तो अगर वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है, ओबीसी बाय एंड लार्ज ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट करते रहे पिछले 10 सालों से, वो बीजेपी के साथ है 70% 80% के। अगर ये 10-12% उसमें और जुड़ जाता है, इट कुड बी डिसाइसिव, और वो 10-12% ही ये तय करेगा कि यहाँ का 62 सीट्स में से who has the winning pie। पराग, आप तो आप यहीं रहते हैं महाराष्ट्र में, और आप लगातार आप यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों पे आप नजर रखते हैं। मुझको ये बताइए कि हमने देखा रिजर्वेशंस की बात हुई, आरक्षण की बात हुई, तो मराठा समाज आगे आया, कुणबी समाज आगे आया, दलित समाज के तो चलिए एक आरक्षण की व्यवस्था है। शिंदे सरकार ने और उसके पहले फडणवीस सरकार ने दलित समुदाय के लिए खास तौर पे वो कौन से एक दो कोई वेलफेयर पॉलिसीज हैं जो आपके मुताबिक इस चुनाव में जिनका महत्व हो सकता है? नहीं, स्ट्रेट अवे कोई वेलफेयर पॉलिसी का नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ एक डेढ़ साल पहले उद्धव बाला साहेब ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर दोनों एक मंच पे आए थे एक साथ। तो दोनों में एक कॉमन एक फैक्टर था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो दादाजी थे, जिन्हें प्रबोधनकार ठाकरे हम कहते हैं, और वो शाहू महाराज के साथ काम करते थे उस जमाने में। और प्रकाश अंबेडकर जी के तो दादाजी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही है। तो वो शाहू महाराज, ये कॉमन थ्रेड था उनों में कि शाहू महाराज के साथ दोनों के दादाजी ने काम किया। शाहू महाराज तो मराठा राजा थे, और आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी ब्रिटिश ज़माने में। तो शाहू महाराज उस ज़माने में इतने फॉरवर्ड थे, और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एजुकेशन से लेके बाकी सब उनकी सहायता की, और प्रबोधनकार ठाकरे भी उस समय बहुत एक्टिव थे। तो ये जो वो 1930s की जो एक्टिविटी थी, 20s की, और उसके बाद जो चेंज आया, तो उसका असर आज भी हो रहा है। तो ये जो पोटेंशियल गठबंधन था कि शिवसेना का जो परसेप्शन अच्छा है आज की तारीख में, और उसको जो अम्बेडकरी वोट मिलाया जाए, तो ये अलग से कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा उन्हें लगा था। लेकिन जो कंसिस्टेंसी दोनों तरफ से नहीं हुई इसमें, जो लगातार उसमें किसी ने तो इंटरवेन करके दोनों गुटों को एक साथ लाने की ज़रूरत थी, शायद वो नहीं हो पाया। इसलिए आज की तारीख में अब हम देखे जाए तो ये दलित वोटिंग जो है वो किसके हक में जाएगी ये पता नहीं चल रहा है। तो जो भी अम्बेडकरी लीडर रहेगा उसको इसका ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अलग से फिर वो अपक्ष वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन एक बात जरूर है आपकी बात में, अगर मैं इसको जोड़ूं कि आप कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को अगर आप मिला के देखें, इसके साथ में यदि आप दलित समाज को जोड़ के देखें, चूंकि तीनों ही दल एनसीपी, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, तीनों का ही ये आर्गुमेंट है कि दलित समाज उनके साथ है। क्या वाकई दलित समाज उनके साथ है इस महाराष्ट्र के चुनाव में, खासतौर से विदर्भ के इस रीजन में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां जहां हम गए, जिन जिन लोगों से हमने बात की, एक भावना जरूर है कि जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा, शायद वैसा परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में आप विधानसभा में भी देख सकते हैं। पिछले 3 से 4 महीनों में क्या कुछ बदलाव हुआ? ऐसा जमीन पर तो देख के नहीं लगता कि कोई बड़ा फैक्टर कुछ ऐसा बदल गया हो। इसलिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी नेता हैं, वो सब थोड़े से घबराए जरूर है। कन्हैया, हम इतने लोगों से मिले, हम गडकरी जी से भी मिले, हम वर्धा में हम एनसीपी के नेताओं से मिले, कांग्रेस के नेताओं से हम लोग मिल रहे हैं। क्या इतना तो कहना मुझे लगता है लाजमी है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना जो बीजेपी का किसी भी इलेक्शन मशीनरी में, और खासतौर से मैंने तो इसको बहुत बार मैंने ट्विटर पे डाला है दैट बीजेपी इज द मोस्ट विशियस एंड ब्रूटल इलेक्शन विनिंग मशीनरी ऑफ आवर टाइम्स। वो जो इलेक्शन विनिंग मशीनरी है वो थोड़ी सी हिली हुई दिख रही है, घबराई दिख रही है। भूपेन, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये हिला होना ही उनका स्ट्रेंथ है। जब वो हिलते हैं तो और ज़्यादा माइक्रो मैनेज करते हैं, और ये आपने हरियाणा में भी देखा। एक नैरेटिव, एक परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस बहुत आगे थी,
लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे उसके कन्वर्जन की बात आई, वहाँ भी बीजेपी शेकी ग्राउंड पे थी। वो लोग अपने इनफाइटिंग से भी जूझ रहे थे, अपने आप को बहुत सी चीज़ों को एस्टैब्लिश करने के लिए भी लड़ाई कर रहे थे, जैसे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो बीजेपी के अपने अंदर के अंतर्कलह हो, बीजेपी शिवसेना के साथ हो, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर उनके साथ हो, उसके बावजूद उसका जो रिपरकशन है वो आपको जैसे लाडली बहना स्कीम में दिख रहा है कि भाई उसको मिटिगेट कैसे किया जाए। ये उसी घबराहट का एक नतीजा, एक हिस्सा है। कितना कारगर होगा वो तो इलेक्शन में ही उसका फैसला होगा। Adversity into opportunity. That's the Bharatiya Janata Party for you. But if you ever come here, if you ever come to Nagpur, you must come to Diksha Bhumi. यहाँ पर अंदर एक म्यूजियम है, आप डॉक्टर अंबेडकर की जीवन से जुड़ी जितनी जो खास बातें हैं आप उन सबको देख सकते हैं। जीरो माइल शो का जो प्रेरणा है वो बहुत वो इन्हीं बातों से आती है कि बात हम सिर्फ चुनाव की नहीं कर रहे। जीरो माइल शो का एक जिम्मेदारी है हमारी कि जो ओपिनियन जो फ्री में और चीप तरीके से आप टीवी चैनलों पर और विभिन्न डिजिटल माध्यमों से जो आप देख रहे हैं, ओपिनियन बैक्ड बाय फैक्ट, ओपिनियन बैक्ड बाय इंफॉर्मेशन, दैट इज द वर्चुओसिटी व्हिच वी विश टू हैव विद द जीरो माइल शो। अब कन्हैया, अगला हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हमारा अगला डेस्टिनेशन होपफुली यहाँ से हम भंडारा जाएंगे और गोंडिया जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रायगढ़ की तरफ जाएंगे। चलिए अगली डेस्टिनेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, चलते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।